हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपके लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। आज के चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल गैमेटोजेनेसिस। मतलब थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सीक्वेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। टुडे वी विल कवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टुडे वी विल नॉट कवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कवर करेंगे और गैमेटोजेनेसिस में से मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है ये वाला टॉपिक हम आज कवर करेंगे, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल गैमेट फॉर्मेशन ये दोनों आपको एक साथ समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट कवर करेंगे। तो ऐसे जब आप दो टॉपिक साथ में पढ़ोगे जो कि टोटली एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होती है और फिर बाद में काम डबल नहीं होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर का वेटेज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज काफी हाई है। कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज फिक्स्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से आते ही आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। तो इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। भले ही आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा डर लगता हो, लेकिन आपका डर निकालने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रह जाए। और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, पहला टॉपिक खत्म होगा, तो हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और सेशन के एंड के वक्त मैं आपको कुछ एमसीक्यूज होमवर्क देने वाली हूँ, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जल्दी जल्दी सब लोग नीचे लाइक कर दो वीडियो को, तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो। यस, चलो वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में भी ये वर्ड पढ़ा है ना। सी बायोलॉजी इजी आधी तभी हो जाती है जब आप वर्ड को तोड़ के पढ़ने लग जाते हो। तो रिप्रोडक्शन, री मतलब क्या होता है, फिर से, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जब हम ह्यूमंस का अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब पहला मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्या पूछा मैंने अपना पहला क्वेश्चन, हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप लोग मुझे दो नीचे कमेंट में, व्हाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी, पर क्यों होना चाहिए वो आप मुझे बताओ कि क्यों ह्यूमन रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो क्यों है। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सोचो जरा। ठीक है, तब तक हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सोचो और नीचे कमेंट करो। तो अब यहां पर हमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एज यू आर अवेयर, जैसे कि हमें पता है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वी आर विविपैरस। अब यहाँ पे विविपैरस वर्ड का मतलब क्या होता है, विविपैरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, जो अंडा नहीं देते हैं। विविपैरस यानी birth of young ones. Basically, in short, no eggs are laid. यहां पर हम मुर्गी की तरह अंडा नहीं देंगे, हम डायरेक्ट बच्चा पैदा करेंगे। ऐसे एनिमल्स को विविपैरस बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, काउ, डोंकी, गोट, ये सारे विविपैरस एनिमल्स हैं। तो मैम फिर बर्ड्स, चिड़िया, कौवा, ईगल, सांप, ये जो एनिमल्स हैं इनको क्या बोलेंगे, ये लोग तो अंडा देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अंडा देकर बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं ओवीपैरस। क्या बोलते हैं उन एनिमल्स को, ओवीपैरस। ये एनिमल्स अंडा देकर बच्चा पैदा करते हैं, दे आर एग लेइंग एनिमल्स। यस, ओके, आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, विविपैरस। ह्यूमंस कैसे होते हैं, विविपैरस। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे की लाइन देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ डैश। अब देखो, कोई भी काम करने से पहले आप एक प्रोसेस सेट करते हो। जैसे अगर घर पे सिंपल सा प्रोसेस, मम्मी को खाना बनाना है, तो मम्मी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या काम करेगी, मार्केट से भाजी लेकर आएगी, भाजी को खोलेगी, वॉश करेगी,
उसको साफ करेगी, फिर उसको कट करेगी, सारी चीजें एक साथ पहले सेट करेगी और फिर गैस चालू करेगी। किसी के घर में ऐसा होता है क्या कि गैस चालू करने के बाद मम्मी बाजी धो रही है, फिर काट रही है, फिर बना रही है, तब तक तो गैस वेस्ट हो जाएगा। तो सेक्सुअल इवेंट्स या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब अगर मुझे रिप्रोडक्शन करना है मतलब मुझे गैमेट्स की जरूरत होगी, और अगर गैमेट्स चाहिए तो पहले गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो इवेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन करने के लिए जिन इवेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, 6 इवेंट्स हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले तो ये इवेंट्स 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ये इवेंट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला इवेंट है फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन और तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हर एक इवेंट में दो दो इवेंट्स होते हैं। तो पहला स्टेप है गेमेटोजेनेसिस। इस वर्ड को भी तोड़ो, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटो यानी कि मेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब कौन सा गैमेट? स्पर्म, और फीमेल गैमेट यानी कि एग, या फिर इसको हम बोलते हैं ओवा। और जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? गैमेट्स बनाया, यानी गैमेटोजेनेसिस किया। अब गैमेट्स बना तो लिया है, लेकिन इनको वापस एक दूसरे के साथ फ्यूजन भी तो कराना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेल की बॉडी में मेल गैमेट्स बन गए हैं, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट्स बन गए और ये गैमेट्स आपस में मतलब दूर दूर रहकर तपस्या करेंगे और बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। आपको इन गैमेट्स को फ्यूज कराना पड़ेगा, इनका मिलन कराना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप है इंसेमिनेशन। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स बनाने के बाद आपको इनको फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, पर फर्टिलाइजेशन करने से पहले इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इंसेमिनेशन, जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इंसेमिनेशन होता है। अब इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है मैम? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स in female reproductive organ. This process is called as insemination. यानी मेल गैमेट्स जो हमने बनाए हैं, ये जो स्पर्म मैंने बनाए हैं, ये स्पर्म को मैं ट्रांसफर करूंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया है, मैंने अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। पहला स्टेप है गैमेट बनाना, दूसरा स्टेप है गैमेट्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, अब हमने गैमेट्स को ट्रांसफर कर दिया, तो देखो पहला स्टेप क्या था? द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स कौन सी होती हैं? ओवम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकेंड स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। दिस इज सेकेंड स्टेप। ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। अब हमने गैमेट्स ट्रांसफर कर दिए, अब ये लोग एक दूसरे से शर्मा के बात करेंगे क्या? नहीं, ये फ्यूजन करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्शन एंड अदर प्रोसेस दे विल नाउ फ्यूज टुगेदर। उस फ्यूजन वाले प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए और एक नाम है, दैट इज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरा नाम क्या है बच्चों? सिनगैमी। तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। दिस इज अवर थर्ड स्टेप। बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। तो अब हमारा बनेगा जाइगोट। अब हमारा क्या बनेगा? जाइगोट। और अब ये जाइगोट कहाँ जाएगा? ये दिखाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या दिखाएगा ये? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में गैमेट्स बनाया, सेकेंड स्टेप में गैमेट्स को ट्रांसफर किया, मतलब इंसेमिनेशन किया। थर्ड स्टेप में होगा फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और हमें मिलेगा जाइगोट। यहां हो गए हमारे 3 स्टेप्स खत्म। अब ये जो जाइगोट मुझे मिला है, ये जाइगोट अब ग्रो होगा, मतलब इसकी डेवलपमेंट होगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट।
कैसे डेवलप होगा ये? इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू फीटस। पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से बनेगा फीटस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पर होने वाला है? हमारे यूटरस में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? यूटरस में। यानी अब ये जो जाइगोट है ये अपना एक घर ढूंढेगा, और वो घर कहां पर है? यूटरस में। तो यूटरस में जाके ये जाइगोट जब सेटल हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? इम्प्लांटेशन। ये देखो यहाँ पे, ये जो मेरा जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट धीरे धीरे करके डेवलपमेंट दिखा रहा है, और ये कहां पर एंटर कर रहा है? ये यूटरस में एंटर कर रहा है। तो जब ये ग्रो होगा, जब ये जाइगोट ग्रो होगा ना, इसका जो ग्रोथ फेज है, जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, तो उस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला या फिर ब्लास्ट्यूसिस्ट। ये बन गया ब्लास्ट्यूला। अब ये ब्लास्ट्यूला एंडोमेट्रियम के अंदर अपना घर बसाने के लिए रेडी है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब सेटल हो जाना, एंडोमेट्रियम के अंदर घुस के अपना संसार बसा लेना, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो जैसे ही ये ब्लास्ट्यूला इम्प्लांटेशन करेगा, दिस ब्लास्ट्यूला विल फॉर्म डिफरेंट जर्म लेयर्स। मतलब ये अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, इट विल फॉर्म जर्म लेयर्स, और इस ब्लास्ट्यूला को हम बोल देंगे एम्ब्रियो। इस ब्लास्ट्यूला को क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये कहां हो रहा है? यूटरस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो यहां पर देखो, पहला स्टेप हमने क्या बोला? पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप है इंसेमिनेशन, तीसरा, दिस इज फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन, चौथा स्टेप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सो दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये है अपना फोर्थ स्टेप। और ये ब्लास्टोसिस्ट कहां जाके अटैच होगा? यूट्रस के साथ। ये देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट कहां जाके अटैच हो रहा है? ये मेरा यूट्रस का वॉल है, दिस इज माय यूटेरिन वॉल। तो ये जो मेरा ब्लास्ट्यूला बना है, इसी ब्लास्ट्यूला को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी ब्लास्ट्यूला को? हम ब्लास्टोसिस्ट। तो अब यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में अपना घर बसाने वाला है। कहां घर बसाने वाला है? यूटरस में, यूट्रीन की वॉल के साथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन होने के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन इज अचीव्ड, इम्प्लांटेशन हो चुका है, अपना जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट यूट्रस के अंदर घुस चुका है। अब यहाँ पे वो 9 महीने आराम करने वाला है और अपनी ग्रोथ दिखाने वाला है। यानी अब 9 महीने तक इसकी ग्रोथ होगी। ये जो एम्ब्रियो है ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड। मेडिकल टर्म फॉर प्रेगनेंसी पीरियड इज जेस्टेशन। अब यहाँ पे 9 महीने तक, ह्यूमंस के केस में 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। एलिफेंट कितने महीने तक प्रेग्नेंट होते हैं? ऑलमोस्ट 2 साल, यानी 22 महीने में हाथी का बच्चा पैदा होता है। ऐसे हर एक एनिमल का जेस्टेशन पीरियड अलग होता है। जैसे कैट्स में कुछ 3-4 मंथ्स का होता है ना? फीमेल डॉग में भी कुछ 3-4 मंथ्स का होता है। तो वैसे ही हर एक एनिमल का जेस्टेशन पीरियड अलग होता है। तो पहला स्टेप था गैमेट बनाया, फिर गैमेट को ट्रांसफर किया, फिर उसका फ्यूजन किया, फिर फ्यूजन करने के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट किया। जाइगोट डेवलपमेंट होने के बाद अब प्रेगनेंसी चालू हो गई। अब प्रेगनेंसी चालू हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, इसका जेस्टेशन पीरियड भी चालू हो गया है। अब जब ये एम्ब्रियो रेडी हो जाएगा, नाउ व्हेन दिस एम्ब्रियो विल गेट रेडी, अब ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। वी हैव डेवलप्ड फीटस। देखो, एम्ब्रियो जब छोटा होता है तो उसको, मतलब जब जाइगोट बड़ा होता है तो उसको ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होके फीटस बनाता है। तो यहाँ पे हमको फीटस मिल चुका है। अब ये फीटस का ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है, तो बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड आपकी बॉडी सिग्नल प्रोड्यूस करेगी कि अब इस बच्चे को बॉडी से बाहर निकालो। तो अब होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन इज मेडिकल टर्म फॉर चाइल्ड बर्थ। तो ये है हमारा 6th स्टेप। दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो यहाँ पे देखो, पहला स्टेप था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप था इंसेमिनेशन, तीसरा स्टेप था फर्टिलाइजेशन, चौथा स्टेप है इम्प्लांटेशन, 5वां स्टेप है प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशन, और जो 6ठा स्टेप है वो है पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी।
You have learned that these reproductive events will occur after puberty. Puberty मतलब जब reproductive organs develop हो जाते हैं. Puberty मतलब जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है, मेल्स का स्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी पीरियड. सो ये सारे प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं. देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum stops. Cease मतलब stop हो जाना in women around the age of 50 years. अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं. मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. मेल का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? यहाँ पे स्पर्म्स बनना कब स्टार्ट होते हैं? स्पर्म्स फॉर्म आफ्टर प्यूबर्टी. कब बनना चालू होता है ये? आफ्टर प्यूबर्टी. लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है. फीमेल की केस में ओवा फॉर्म्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. मतलब जब अपनी फीटस 3 महीने की है, ये बच्ची अभी दुनिया में आई भी नहीं है, ये बच्ची अभी 3 महीने की है और अपनी माँ की कोख में है, तभी उसके अंडे बनने चालू हो गए हैं. सो ओवा फॉर्म्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कब बनता है इसमें ओवा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये पहला डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में. स्पर्म कब बनते हैं? प्यूबर्टी के बाद. और एग कब बनते हैं? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. दूसरा डिफरेंस क्या है? स्पर्म्स लाइफ टाइम तक बनते रहेंगे. 80 साल के अंकल की बॉडी में भी स्पर्म्स बनते रहेंगे. तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओल्ड मैन, यानी लाइफ टाइम. हाँ, ऑब्वियसली कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए. अगर हेल्दी मेल है तो लाइफ टाइम उसकी बॉडी में स्पर्म बनते होंगे. लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है? एग फॉर्मेशन स्टॉप्स आफ्टर मीनोपॉज. मतलब जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जब मीनोपॉज लग जाता है, जब कोई औरत 50 साल की हो जाती है, धीरे धीरे उनका पीरियड्स बंद हो जाता है, तो उनकी बॉडी में एग फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है. जैसे आपकी नानी, आपकी दादी, मतलब मेरी नानी दादी को स्टॉप हो चुका है. इनफैक्ट मेरी मम्मी का भी अब मीनोपॉज लग रहा है. सो फीमेल्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है गैमेट्स बनाने का, मेल्स का ऐसा नहीं होता है. सो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. तो सबको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया है? सब लोग जल्दी जल्दी नीचे चैट बॉक्स में एक हार्ट सेंड कर दो. आगे बढ़े. चलो अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. बेसिकली जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन हमें देखने मिलते हैं, मेल फीमेल दोनों के केस में. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों के पास होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? दीज आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गैमेट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दीज आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ये हमारे ऐसे ऑर्गन हैं जो गैमेट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एग्जाम्पल, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो स्पर्म, और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो ओवा. तो मेल में स्पर्म बनाना और फीमेल में ओवा बनाना, ये काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का. किसका काम होता है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का. तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी. मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी. तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, ये मेन फंक्शन होता है. इसका और एक फंक्शन होता है हार्मोन प्रोडक्शन. टेस्टिस का और एक फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स प्रोडक्शन. अब कौन से हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बता सकते हो आप. पहला हार्मोन अगर मैं देखूं तो मेल्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्यों जरूरी है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है और स्पर्म डेवलपमेंट करता है.
ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है और स्पर्म डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल्स में 5 तरीके के हॉर्मोन्स बनते हैं। फीमेल में 5 तरीके के हॉर्मोन्स बनते हैं और वो 5 हॉर्मोन्स के नाम कौन से हैं वो आप एक शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो। जैसे फ्रेंच फ्राइज जब हम खाते हैं तो किसी किसी को स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज पसंद होती है तो वो बच्चा पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे आप पेरी पेरी शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो कि फीमेल में 5 हॉर्मोन्स कौन से बनते हैं, फीमेल की ओवरी में कौन से 5 हॉर्मोन्स बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, पेरी पेरी। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है प्रेगनेंसी मेंटेन करना, ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करना, एक्टिविन हार्मोन का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना, इनहिबिन हार्मोन का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करना और रिलैक्सिन हार्मोन का काम है जब पार्चुरेशन होगा, जब बच्चे की चाइल्ड डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे ये हमारे पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करेगा, जो सर्विक्स होता है ना फीमेल का, ये उसको रिलैक्स करेगा ताकि बच्चा इजीली वजाइना से बाहर आ सके। ये हार्मोन के फंक्शंस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे मैंने आपको 5 नाम बता दिए हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, पेरी पेरी, 5 हॉर्मोन्स। और ये दोनों फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। किसका फंक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये होता है मेल्स में, ये होता है फीमेल्स में। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स डू नॉट फॉर्म गैमेट्स। ये ऑर्गन्स गैमेट फॉर्मेशन में काम नहीं करेंगे, बट हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे मैम ये हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में? ये गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, ये इंसेमिनेशन करने में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, मतलब कि इंसेमिनेशन करने में हेल्प करेंगे। ये और क्या कर सकते हैं ये? दे विल हेल्प इन स्टोरेज प्रोसेस। ये गैमेट्स को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, उनका नरिशमेंट करने में हेल्प करेंगे, गैमेट्स का डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो ये इनके एक्सेसरी फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस है हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के। ये फंक्शन क्या है हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के? तो मैम मेल में कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल में कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है? ये जो ऑर्गन्स हैं ये मेल के ऑर्गन्स हैं। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? बताओ आप मुझे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? यूटेरस हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, मैमरी ग्लैंड्स हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिनका गैमेट प्रोडक्शन में कोई लेना देना नहीं है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। तो गैमेट बनाने वाले ऑर्गन को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवा या ओवम। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो क्या बताया गया यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। सबसे पहली बात इसकी लोकेशन हमको बताई गई है, कहाँ पे लोकेटेड है? देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पीनस है, ये टेस्टिस है, तो ये कमर वाले रीजन से स्टार्ट होता है। इट इज प्रेजेंट बिलो पेल्विस, एब्डोमेन के नीचे बिलो पेल्विस ये ऑर्गन हमारा प्रेजेंट है। तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। डायग्राम नंबर 2.1a, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? यहाँ पर हमें 2 टेस्टिस दिखाई देंगे, ये देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, मतलब ऐसे 2 टेस्टिस, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। सो इट इंक्लूड्स 2 टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia। मतलब ये देखो एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन सी डक्ट आ जाएगी? एक्सेसरी डक्ट में आ जाएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस, यस, सेमिनल वेसिकल तो ग्लैंड हो जाएगी, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो भी ग्लैंड में आ जाएगी। यूरेथ्रा डक्ट में आ जाएगी। तो डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अशी ट्यूब जी डायरेक्ट गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये यूज होत नाही पण गॅमेट ट्रान्सफर करायला यूज होते। सो यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स इन्वॉल्व है, ग्लैंड्स इन्वॉल्व है एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि हमारा पीनस, मेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हम कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट।
द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जब हमारा फीटस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज में होता है, जब हमारा फीटस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज में होता है, यानी कि 3 महीने से छोटा होता है, जब हमारा फीटस 3 महीने से छोटा होता है, तो इसके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं। अगर आप सिंगल टेस्टिस लिख रहे हो तो TIS आएगा, और अगर आप 2 टेस्टिस लिख रहे हो कि मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं तो TES आएगा। ये एक वचन है, ये अनेक वचन है, सिंगुलर प्लूरल। तो देखो जब हमारा फीटस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो उस मतलब जब हमारा फीटस 3 महीने से छोटा है, मतलब कोई मदर प्रेग्नेंट है और इस माँ के वुम्ब में मेल बच्चा है, तो ये बच्चा जब 3 महीने से छोटा है ना, तो उसका टेस्टिस कहां पर डेवलप होता है? टेस्टिस डेवलप्स इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे डेवलप हो रहा है ये टेस्टिस? इन एब्डोमिनल कैविटी। ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हो रहा है, ऐसे एब्डोमिन वाले रीजन में ये टेस्टिस डेवलप होता है। आफ्टर 3 मंथ्स, जब वो बड़ा होने लग जाता है, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट, जब हमारा फीटस 3 महीने से बड़ा हो जाता है, इसके जो टेस्टिस हैं वो टेस्टिस कहाँ आ जाते हैं? टेस्टिस डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम, मतलब ये टेस्टिस बॉडी के बाहर आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं। ये देखो ये जो टेस्टिस इनके एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ गए। कहां पर बाहर आ गए? स्क्रोटम में। ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कहां आ जाते हैं ये? स्क्रोटम में आ जाते हैं। So the testes are situated outside the body from the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. ये स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है? देखो एब्डोमिन का टेम्परेचर कितना होता है? एब्डोमिन का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लो होगा एज कंपेयर टू एब्डोमिन। मतलब जितना एब्डोमिन का टेम्परेचर होता है ना, उससे 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर मेरे एब्डोमेन का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो मेरे स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा? 28 डिग्री या 27.5 डिग्री, मतलब 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, सो स्क्रोटम का मेन काम होता है, ये लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये लो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लिख देती हूँ मैं, ये लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, वरना स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, अगर मुझे स्पर्म बनाना है तो मुझे बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अगर हम टेस्टिस की लेंथ की बात करें तो ये टेस्टिस दिखने में अंडे जैसा होता है ना, इसीलिए इसको अंडकोश भी बोला जाता है हिंदी में। सो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर बताइए, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर बताइए। और ये टेस्टिस कहाँ डेवलप हो रहा था? ये टेस्टिस एब्डोमिन में डेवलप हो रहा था। देखो ये भूलो मत, ये टेस्टिस शुरुआत में कहाँ डेवलप हो रहा था? एब्डोमिन में डेवलप हो रहा था। एब्डोमिन में जो भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उनके पास होती है पेरिटोनियल कवरिंग। उनके पास क्या होती है? पेरिटोनियल कवरिंग। तो जब ये टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी पेरिटोनियल कवरिंग चिपकी रह जाती है, और उस पेरिटोनियल कवरिंग को बोलते हैं डेंस लेयर। इस डेंस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो पेरिटोनियल कवरिंग है, इस डेंस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो आप आगे जाके अभी पढ़ोगे। तो ये हर एक टेस्टिस के ऊपर, देखो ये टेस्टिस के ऊपर ना ऐसी, ये देखो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ऐसी एक कैप्सूल जैसी एक कवच होता है। ये पूरा ऐसे पूरा लेयर कंप्लीट होता है। तो ये जो पेरिटोनियल कवरिंग है, इस पेरिटोनियल कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यस, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। हर एक टेस्टिस कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है? देखो ये मेरा टेस्टिस है, समझो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाली लेयर है।
तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर है ये अंदर ही अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स फॉर्म करती है, जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसे अंदर ही अंदर कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स। ये 250 कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लोब्यूल वर्ड का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो ये एक कंपार्टमेंट, ये दो, ये तीन, ये टेस्टिस के अंदर बन रहा है। दीज कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। सबको यहां तक समझ में आया है? डायग्राम नंबर 2.1 बी में बोला है देखने के लिए। देखते हैं डायग्राम नंबर 2.1 का बी। हाँ ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाया है दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज सेकंड, थोड़ा अलग मार्कर यूज करती हूँ मैं। ये एक कंपार्टमेंट है, फिर ये एक कंपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे एक है, फिर दिस इज 1, दिस इज 1, दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो ये हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। यहाँ तक सबको सब समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़े। यस, अब आगे देखो क्या दिया है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल के अंदर, देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया है मुझे, ये मेरा लोब्यूल है। दिस इज माय टेस्टिक्युलर लोब्यूल। हर एक लोब्यूल के अंदर मुझे ऐसी ट्यूब्स दिखाई दे रही है, ऐसी ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। किसी लोब्यूल में एक ट्यूब होगी, किसी में दो, किसी में तीन। तो हर एक लोब्यूल में अंदर ही अंदर आपको ट्यूब्स दिखाई देंगी। इन ट्यूब्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखो, एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के पास होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको हम? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल, TL मतलब टेस्टिक्युलर लोब्यूल, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के पास है ऐसे एक लोब के अंदर 1 से 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इट कंटेन्स 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब के अंदर हमारे स्पर्म्स बनने वाले हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे स्पर्म्स बनने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये देखो, ये जो मेरा ट्यूब है, इस ट्यूब को अगर मैं बाहर निकाल के इसको बीच में से कट करके इसको अगर मैं जूम करके देखूं, इसका डायग्राम अगर मैं एकदम जूम करके देखूं तो मुझे ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब समझो ये मेरी एक ट्यूब है, ये जो मेरा पेन है ये मेरी ट्यूब है, इस ट्यूब के मैंने यहां रखा। अब इस ट्यूब को मैं ऐसे बीच में से काट देती हूँ और इसको मैं ऐसे सामने से देख रही हूँ। ये देखो, ये मेरी ट्यूब जो सामने से दिखाई दे रही है ये ऐसी दिखाई देगी। ये मेरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक लोब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्स होते हैं। तो समझो ये मेरा एक लोब्यूल है, यहाँ पे एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब हो गई, ये मेरी एक ट्यूब है और ये मेरी एक ट्यूब है। इसको अगर मैं कट करके देखूं तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये सामने से ऐसा एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा, एक ऐसे यहाँ दिखाई देगा। तो ये जो मेरा टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर, हर कंपार्टमेंट के अंदर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे ही होंगे। ये जो मेरा कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करके जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। नाउ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो अब यहाँ पर हमको 2 टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे। देखो, इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करो, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा जूम करो तो यहाँ पे आपको क्लियर विजन दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें? यस, व्हाट कैन यू सी? ये आपके साइड में जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये मेरे जर्म सेल्स हैं। क्या है ये मेरे? दीज आर माय जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल। गोनिया वर्ड का मतलब होता है मदर सेल। सो दीज आर माय मदर सेल्स। और बीच में अचानक से, तो ये पहला सेल है और ये जो दूसरा सेल है बीच में जो अचानक से एकदम बादशाह जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज सर्टोली सेल्स।
सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्व सेल, या इसका और एक नाम होता है सस्टेंटेक्युलर सेल। ये सब महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ज्यादा अच्छे से दिया है, एनसीईआरटी में सब शॉर्टकट में दिया है। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स, या इनको सर्टोली सेल्स भी बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर फंक्शन। तो देखो इधर पे क्या फंक्शन आएगा मैम इनका, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। देखो कैसे बनेगा स्पर्म, मैं एक बार बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, कहाँ गया, ये देखो, ये जो मेरे जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स पहले माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके ऐसे बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। फिर इनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएंगे, इनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट खाना खा के अपनी ग्रोथ दिखाएंगे, कुछ स्पर्मेटोसाइट्स खाना खाएंगे और बड़े हो जाएंगे, और फिर उनमें मियोसिस चालू होगा। दो सेल डिवीजन हो रहा है, पहले माइटोसिस हो रहा है फिर मियोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस करके हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला और अब इसमें मियोसिस चालू होगा, तो दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 2। तो एक मदर सेल से, ये जो मेरा एक मदर सेल है, इस एक मदर सेल से मुझे 4 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे। आई विल गेट 4 स्पर्मेटिड्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्म सेल्स में मियोसिस हो रहा है और स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। और सर्टोली सेल्स का क्या काम है मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। ये जो इतने बादशाह जैसे सेल्स हैं, इनका क्या काम है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। इसको हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का 3 काम होता है। क्या 3 काम होता है मैम, सर्टोली सेल्स हमारे स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स क्या करता है, हमारे स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं। सर्टोली सेल्स के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ये हमारे स्पर्म के लिए खाना लेकर आता है, मतलब इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्मेटिड्स ताकि स्पर्म बड़ा हो जाए। इसका दूसरा फंक्शन होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसके बारे में आगे मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। और इसका तीसरा फंक्शन होता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करना। क्या रिलीज करना, कहाँ गया मक्खी, यहाँ पे कहीं पे तो मक्खी बैठा है। हाँ, इसका काम क्या होता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करना, एसएमएफ रिलीज करना। ये 3 काम होते हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही सिंपल है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना यानी स्पर्म की ग्रोथ होगी, ठीक है। दूसरा क्या काम है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी लेडिक सेल से जो एंड्रोजन हार्मोन बनेंगे उनके साथ सर्टोली सेल्स बाइंड करेंगे ताकि स्पर्म को एक साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मिल सके। और तीसरा फंक्शन होता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करता है, मैं आगे बताऊंगी डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सर्टोली सेल्स का काम है स्पर्म को खाना देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जर्म सेल्स का काम है मेल गैमेट बनाना, ये मेल गैमेट बनाएंगे, और फिर जो मेल गैमेट बनेगा उसको खाना कहाँ से मिलेगा, सर्टोली सेल्स से। तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हमारा नीट वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि खाना कहाँ से मिलता है स्पर्म्स को। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, दे कंटेन small blood vessels, interstitial cells called Leydig cells and some other immunologically competent cells। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, कहाँ गया, रुको, ये वाला डायग्राम देखो, आपकी टेक्स्ट बुक वाला जो डायग्राम है कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, 2.2 वाला डायग्राम। ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपका दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जा रहा है, यहाँ पे आपके तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके जर्म सेल्स हैं और बीच बीच में सर्टोली सेल्स हैं। बीच बीच में क्या है बेटा, ये मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और बीच बीच में ऐसे सर्टोली सेल्स है। ये देखो यहाँ पे लेबल भी किया है सर्टोली सेल्स। ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये वाला डायग्राम देखो, हाँ
ये मेरे जर्म सेल्स हैं और ये मेरे सर्टोली सेल्स हैं। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं क्या, यहाँ पे और बेटर डायग्राम मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो मेरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर ये एक ट्यूब है, फिर ये दूसरी ट्यूब है, ये तीसरी ट्यूब है। इसको हम ट्रांसफर सेक्शन करके देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, इसको मैं ट्रांसफर सेक्शन करके देखूंगी तो मुझे यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है। इनके अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स ड्रॉ कर रही हूं मैं, जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स के बीच बीच में यहाँ पे ऐसे पिरामिड जैसे सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये मेरे सर्टोली सेल्स हैं, दीज आर माय सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब इन सेल्स के बीच में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हाँ। ऐसे जर्म सेल्स प्रेजेंट रहेंगे इसके पास, यहाँ पे उप्स, यहाँ पे इसके सर्टोली सेल्स रहेंगे, ओके। तो इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को म्हणजे इथे बघा, ही जी एम्प्टी स्पेस आहे ना, ह्या ट्यूब्सच्या मध्ये जी एम्प्टी स्पेस आहे त्या एम्प्टी स्पेसला आपण म्हणतो इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे बीच बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन सेल्स के लिए और एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है एंड्रोजन हार्मोन बनाना। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन यानी कि मेल टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन मतलब क्या, मेल्स का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये इनका मेन फंक्शन होता है। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये इसका मेन फंक्शन होता है। पर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगी, बीच बीच में ऐसे ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, थोड़े थोड़े से इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई देंगे। ये देखो, ये जो बंडल ऑफ सेल्स है, ये वाले सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या करेगी, ये न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगी और वेस्ट लेकर जाएगी, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पर और एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ये स्पेशल टाइप के सेल्स जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए, इनको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। दीज आर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ये स्पेशल सेल्स है, ये न्यू एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है। ये स्पेशल सेल्स है, इनको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इनको बोलते हैं WBCs, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसको बोलते हैं WBC, ताकि अंदर ही अंदर कोई अनवांटेड पैथोजन अगर घुस गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स क्या करेंगे, उस पैथोजन को फैगोसाइटोस करके किल कर देंगे। तो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास क्या क्या प्रेजेंट है, अंदर ही अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लेडिग सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट है। लेडिग सेल्स का काम है एंड्रोजन हार्मोन बनाना और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स को हम बोलते हैं WBC, दे हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, पक्का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है, चल भाई आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। आगे क्या बताया है हमने, अभी तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात की। ये जो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब देखो इनके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे आता है अपना मेल एक्सेसरी डक्ट। द मेल एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो रेटे टेस्टिस मतलब क्या होता है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक साथ आकर एक स्पाइडर के वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे एक मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रेटे। रेटे वर्ड का मतलब होता है कि जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना, वेब लाइक स्ट्रक्चर। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इन ट्यूब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दे कंटेन स्पर्म। क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, स्पर्म।
तो यहाँ पर ये सारे स्पर्म ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे के सारे स्पर्म रेटेटेस्टिस में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? रेटेटेस्टिस में। तो ये है पहला एक्सेसरी डक्ट। अब ये रेटेटेस्टिस से मिलके कुछ बंडल ऑफ ट्यूब्स बाहर आती हैं। ये कुछ बंडल ऑफ ट्यूब्स जो बाहर आ रही हैं, इनके अंदर भी स्पर्म है और इनको बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। इनको बोलेंगे वासा इफरेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया आगे जाके एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं कप्यूट। दिस इज द बॉडी, ये जो मिडल पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस। एंड दिस इज द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा। और इसका मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस? स्पर्म मैचुरेशन। यानी जो स्पर्म यहाँ नहीं मैच्योर हो पाएगा, वो स्पर्म यहाँ आके मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें स्पर्म्स देखने मिल रहे हैं। दीज आर अवर स्पर्म्स। और अब ये स्पर्म्स आगे जाएंगे। सो एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म मैचुरेशन। और अब ये मैच्योर्ड स्पर्म्स कहाँ जाएंगे? अब ये ट्यूब कहाँ खुल रही है? ये ट्यूब पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है और वास डिफरेंस में बन जाती है। सो दिस इज द 4th एक्सेसरी डक्ट। पहला एक्सेसरी डक्ट है रेटेटेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट है वासा इफ्रेंशिया, तीसरा एक्सेसरी डक्ट है एपिडिडाइमिस और चौथा एक्सेसरी डक्ट है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के अंदर जो हमारे स्पर्म है, ये स्पर्म मैच्योर हो चुके हैं। तो वास डिफरेंस का मेन काम होता है स्पर्म्स को आगे यूरेथ्रा तक लेकर जाना, सेमिनल वेसिकल और बाकी ग्लैंड्स तक लेकर जाना। तो यहाँ पर देखो, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स of the testis they open into vasa efferentia through retetestis। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुल रही है? वासा इफ्रेंशिया में। बीच का जो रास्ता है, ये बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। तो इस लाइन का मतलब क्या है? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से होते हुए यहां से यहां जा रहे हैं हम। द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। अब ये वासा इफ्रेंशिया आगे जाएगी और एपिडिडाइमिस में ओपन होगी। एंड दिस एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस। ये एपिडिडाइमिस कहां पर प्रेजेंट है? ये हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये देखो, ये अपना एपिडिडाइमिस है। तो यहाँ से जो भी स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमिस के पास आएंगे और एपिडिडाइमिस की जो टेल है, यहां से ये स्पर्म वास डिफरेंस के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे ये स्पर्म। ठीक है, नाउ द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। तो अब ये एपिडिडाइमिस कहाँ कंटिन्यू हो रहा है? ये एपिडिडाइमिस कंटिन्यू हो रहा है वास डिफरेंस में। एंड दिस वास डिफरेंस विल गो अहेड, इट विल असेंड। असेंड म्हणजे काय? मूव फॉरवर्ड। असेंड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। सो दे विल मूव फॉरवर्ड टू द एब्डोमेन। अब ये देखो, ये वास डिफरेंस कहाँ जा रहा है? ये वास डिफरेंस ऊपर जा रहा है एब्डोमिनल रीजन में। मतलब ये वाला डायग्राम देखो, यहां से ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस वापस एब्डोमेन में जा रहा है। यहां से एब्डोमेन वाला रीजन चालू हो गया है। तो इसके अंदर जो स्पर्म है, ये स्पर्म आगे आगे जाएंगे, दे विल गो अहेड और ये एब्डोमेन कैविटी में जाएगा। अब ये वास डिफरेंस एब्डोमेन में आके क्या करेगा? यहाँ पे हमारा यूरिनरी ट्यूब है, दिस इज यूरेटर। तो ये जो मेरा वास डिफरेंस है, समझो ये हाथ जो है, दिस हैंड इज, ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ यूरेटर है। तो यहाँ से जो वास डिफरेंस आया है वो ऐसे जाएगा और ऐसे यहाँ से घूम के अंदर आएगा। मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा। ये मेरा यूरेटर है, दिस इज माई यूरेटर। ये मेरा वास डिफरेंस है, ये ऐसे गया और ये यहां से घूम के ऐसे अंदर आया। तो ये ऐसा लूप बना लेता है। ये यहां से इस साइड आया तो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे लूप फॉर्मेशन। सो वास डिफरेंस क्या करेगा? वास डिफरेंस यूरेटर के साथ लूप फॉर्म करेगा। इट फॉर्म्स लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये ऊपर जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर हमारा यूरिन है, तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये लूप बनाएगा और आगे सेमिनल वेसिकल से अटैच हो जाएगा। ये देखो, ये जो अपनी ग्लैंड है ना, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे, दिस इज अवर सेमिनल वेसिकल, ये अपनी सेमिनल वेसिकल है।
तो ये देखो वास डिफरेंस आया और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से अटैच हो गया। सी वास डिफरेंस आया और सेमिनल वेसिकल से अटैच हो गया। वास डिफरेंस के अंदर क्या था बच्चों? वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म्स थे। क्या था इसके पास? इसके पास स्पर्म्स थे, दे हैड स्पर्म्स। तो क्या दिया है हमें आगे? इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो मेरा वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ पे भी मेरा जो वास डिफरेंस है ये सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच हुआ, ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच हुआ। तो यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी, यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी और ये दोनों ट्यूब यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगी। तो ये जो दो ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो एक ट्यूब बन रही है और ये जो एक ट्यूब बन रही है, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी इसके अंदर अपने सीमन है। यहाँ पे देखो, यहाँ मेरी इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यहाँ से एक है और यहाँ से एक है, तो इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास क्या है? स्पर्म। मतलब जो स्पर्म्स यहाँ पे थे और जो स्पर्म यहाँ पे थे, वो सारे स्पर्म यहाँ से आगे जाएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास आकर आगे जाते हैं। सो दे फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट and these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। तो अब क्या होगा? ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इस इजैक्यूलेटरी डक्ट का मेन काम है ये स्पर्म को बाहर लेकर जाना। पीनस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म्स बाहर आना चाहते हैं, तो इनका रास्ता कहाँ से जाएगा? इनका रास्ता यूरेथ्रा से होकर जाएगा। ये जो मेरा ट्यूब है, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। ओके ओके, अब आगे क्या दिया है? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ये यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ। ये देखो, ये यूरेथ्रा कहाँ से शुरू हो रहा है? ये यूरेथ्रा का स्टार्टिंग पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर से है। सी, ये यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है? ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर से मेरा यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ है। ये मेरा यूरेथ्रा है जो यूरिनरी ब्लैडर से आता है। अब यूरेथ्रा की खासियत क्या है? यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये यूरिनरी ब्लैडर से आया है ना, इसका एक नल यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है पता है? ये दो फंक्शन दिखाता है। ये जो यूरेथ्रा है ये दो फंक्शन दिखाता है, ये यूरिन को भी पास करता है और ये स्पर्म को भी इजैक्यूलेट करता है। यूरिन का निकलने का रास्ता भी यहीं से है, यहीं से आपका यूरिन भी निकलेगा और यहीं से आपका स्पर्म भी निकलेगा। दोनों एक ही रास्ते से पास होने वाले हैं। इसीलिए यूरेथ्रा का और एक नाम है जिसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये एक ऐसी ट्यूब है जो 2 in 1 फंक्शन दिखाती है। ये यूरिन भी पास करती है और ये स्पर्म को भी पास करती है। दैट इज व्हाई दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और हमारे स्पर्म का ये जो बाहर वाला रीजन होता है, ये जो आउटर रीजन होता है, ये वाला जहां से यूरिन बाहर आने वाला है, इस रीजन को बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस या फिर ओपनिंग। ओरिफाइस वर्ड का मतलब होता है ओपनिंग, मतलब जहां से यूरिन बाहर आने वाला है, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस या फिर इसके लिए दूसरा नाम है मियाटस, यूरेथ्रल मियाटस। तो जहां से यूरिन बाहर आने वाला है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओरिफाइस या इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया है? चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेल्स के पीनस की। द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। यह मेल के बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। इट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू विच हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पीनस। अब यहाँ पे आपको नाम नहीं बताया है, ये कौन सा टिश्यू है ये नाम नहीं बताया है, पर मैं आपको बताती हूँ। टोटल 3 बंडल से बनता है मेल का पीनस का टिश्यू। वो 3 बंडल कौन से होते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का एक बंडल होता है और कॉर्पोरा केवर्नोसा के 2 बंडल्स होते हैं। कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इन दोनों टिश्यू से मिलके हमारे स्पर्म का इरेक्टाइल टिश्यू बनता है। बिना इरेक्टाइल टिश्यू के स्पर्म इरेक्ट ही नहीं होगा, और अगर स्पर्म इरेक्ट नहीं होगा
तो फिर इजैक्यूलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, कॉप्यूलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और इंसेमिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। These are erectile tissues of the penis. Yes? Okay. It is made up of special tissue which helps in erection of the penis to help insemination, ताकि sperm easily transfer हो सके. The enlarged end of the penis is called the glans penis या penis, whatever. ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं glans penis. ये जो swollen tip होता है, ठीक है? It is covered by a loose skin called foreskin. इसके ऊपर ये जो छोटी सी पतली सी स्किन वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं foreskin. और ये जो छोटा सा ओपनिंग है, यहाँ पे जो छोटा सा होल है, इसको बोलते हैं, इस होल को बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां तक सबको क्लियर है? अब एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो मेल्स के पास 3 अलग एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके पास होते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है, हमारे मेल के पास 2 सेमिनल वेसिकल्स है पेयर्ड, और ये कहाँ प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। सेमिनल वेसिकल्स यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ये देखो, आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है। दिस इज द सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आगे क्या बताया है? इसका मेन काम क्या होता है? देखो, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड आता है और कॉपर्स ग्लैंड से जो फ्लूइड आता है, ये तीनों फ्लूइड मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनता है। सेमिनल प्लाज्मा बहुत ही हाई फाई वर्ड है, इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो सीमेन। सीमेन मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें स्पर्म का न्यूट्रिएंट्स भी होगा और स्पर्म भी होगा, इसको बोलते हैं सीमेन या फिर सेमिनल प्लाज्मा। यहां तक सबको समझ में आया है? ओके, सो सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और दोनों पीछे की तरफ होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं। सेमिनल वेसिकल से टोटल कितना परसेंट सेमिनल फ्लूइड आता है? 60%। क्या क्या प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल में? इसका पीएच अल्कलाइन है, ओके, क्योंकि सीमेन का पीएच अल्कलाइन होता है। सीमेन का पीएच कितना होता है? 7.2 to 7.7। ओके, तो यहाँ पर देखो, सेमिनल वेसिकल से क्या क्या फ्लूइड मिलता है? यहाँ से मिलता है फ्रुक्टोज शुगर, ताकि वो स्पर्म को एनर्जी दे सके स्विम करने के लिए। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फाइब्रिनोजेन, जो मेल के सीमेन को, जो मेल फ्लूइड निकालता है, उस फ्लूइड को थोड़ा गाढ़ा कर सके, थोड़ा थिक कर सके, तो फॉर कोएगुलेशन ऑफ द सीमेन, यानी थोड़ा गाढ़ा करना। और तीसरा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन दिखने में हार्मोन जैसा होता है, इसका काम होता है ये फीमेल के वजाइना को अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन, ताकि फीमेल जो है वो पीनस को ऊपर की तरफ खींचे, सीमेन को ऊपर की तरफ खींचे, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब दूसरा ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमें क्या पता है? ये सिंगल ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है। ये देखो, डायग्राम देखो टेक्स्ट बुक का, ये अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। और ये कितना परसेंट सीमेन देती है? 30% सीमेन देती है। अब इसका पीएच एसिडिक होता है, ये एसिड बनाती है, क्योंकि जब हमारा सीमेन फीमेल की वजाइना में जाएगा तो फीमेल का वजाइना का जो पीएच होता है, इट इज वेरी एसिडिक। फीमेल के वजाइना का पीएच वेरी एसिडिक होता है। अब होता क्या है कि मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, ये फीमेल के वजाइना में जाते ही 90% स्पर्म्स मर जाते हैं, और जो 10% स्पर्म्स बचते हैं वो एकदम ऐसे बोलते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं। तो अगर सारे स्पर्म्स वजाइना में मर गए तो कभी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो इसीलिए कुछ स्पर्म्स सरवाइव कर सके, इसीलिए मेल की बॉडी क्या करती है, वो पहले से ही स्पर्म को थोड़ा सा एसिड दे देती है कि भाई देख लो, तुम अगर ये एसिड झेल पाए तो तुम फीमेल के वजाइना में सरवाइव कर पाओगे, अगर तुम यहाँ पर ही मर गए तो तुम आगे तो जा ही नहीं पाओगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एसिडिक फ्लूइड आता है। ये एसिडिक फ्लूइड क्या करता है, जब हमारे स्पर्म फीमेल के वजाइना में जाएंगे तो उनको उस एसिड एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हेल्प मिलेगी, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड।
और तीसरा आता है कॉपर्स ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? यूरेथ्रा के बाजू बाजू में, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे छोटा सा बल्ब जैसा होता है दिखने में। ये कॉपर्स ग्लैंड कैसा होता है? इट इज लाइक स्मॉल बल्ब। यहाँ पे दिया है, हाँ ये देखो, कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिखने में बल्ब जैसा होता है इसीलिए इसको बल्बो बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा के बाजू में होता है इसीलिए यूरेथ्रल। तो ये देखो छोटा छोटा ऐसा ट्वाइंग ट्वाइंग बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 5 to 10% है, और इसका मेन काम है लुब्रिकेंट फ्लूइड सेक्रेट करना। चिपचिपा फ्लूइड सेक्रेट करता है ताकि मेल का पीनस इजिली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे देखो थियोरी में क्या दिया है। हाँ, 3 ग्लैंड्स बोले थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। मैंने आपको तीनों का फंक्शन बता दिया। तो इन तीनों से मिलके जो फ्लूइड आता है उससे बनता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या क्या प्रेजेंट है सेमिनल प्लाज्मा में? फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट है, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो फ्लूइड है इट ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ये देखो हमने यहाँ पर यही देखा ना, फ्रुक्टोज है, एंजाइम्स है, लुब्रिकेंट फ्लूइड है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया है? आगे बढ़े? चलो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने खुद के नोट्स बना सको। लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, तो चलो अब तक जो हमने देखा उसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बता देती हूँ। ये फ्लो चार्ट मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया है। देखो क्या क्या पढ़ा हमने। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने देखा, उसमें हमने देखा कि टेस्टिस के पास जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के वजह से ही हमें अंदर ही अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने मिलते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं? अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है एक टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस। और एक लोब्यूल के अंदर, ये एक लोब्यूल है, इसके अंदर कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्कर ले लेती हूँ। हाँ, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो अंदर ही अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन से सेल्स से लाइंड है? ये मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके पास होते हैं जर्म सेल्स और इनके पास होते हैं सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स और ऐसे सर्टोली सेल्स, सो दे आर इंटरनली लाइंड बाय जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना। ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर, फिर यहाँ से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर रेटेटेस्टिस वाला स्ट्रक्चर बनता है। रेटेटेस्टिस आगे जाके वासा इफ्रेंशिया बनाती है, और वासा इफ्रेंशिया आगे जाके कनेक्ट होती है एपिडिडाइमिस से। मतलब ये हमारा लोब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे रेटेटेस्टिस बना। अब ये रेटेटेस्टिस बनाएगा एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस आगे जाके कंटिन्यू होगी वास डिफरेंस से। यहाँ से बनेगा अपना वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे स्पर्म। सो एपिडिडाइमिस का काम क्या है? एपिडिडाइमिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी, टेल। तीनों का काम है मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। क्या काम है इसका? मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। और अब जो ये टेल वाला पार्ट है, एपिडिडाइमिस का जो टेल वाला पार्ट है, जिसको हम कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ये आगे जाके कनेक्ट होती है वास डिफरेंस से, और वास डिफरेंस के अंदर हमारे प्रेजेंट है स्पर्म। ये वास डिफरेंस आगे जाके किससे कनेक्ट होगा? सेमिनल वेसिकल से। किससे कनेक्ट होगा? सेमिनल वेसिकल से। फिर ये सेमिनल वेसिकल के पास जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होंगे, और ये इजैकुलेटरी डक्ट से एक कॉमन ट्यूब बनती है। सो सेमिनल वेसिकल से बना इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके ओपन होती है यूरेथ्रा में। कहाँ ओपन होती है? ये जो बीच वाला ट्यूब है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के अंदर हमारे स्पर्म जाने वाले हैं। दिस यूरेथ्रा विल कंटेन स्पर्म। तो इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके, हाँ सॉरी, बीच में तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भूल ही गई। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ नीचे कॉपर्स ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड के बाद बीच में आता है यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म्स हैं, और ये यूरेथ्रा आगे जाके ओपन होगा ग्लैंड्स पीनस में। कहाँ पे ओपन होगा ये आगे जाके? ऐसे ग्लैंड्स पीनस में, और इसके ऊपर जो स्किन होती है, स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस, डन एवरीबडी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पहले कुछ एमसीक्यूज, और फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करना है, इसीलिए मेल गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे।
बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले नहीं देखेंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक किया ना, तो हम डायरेक्ट मेल गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, आपको शेयर्ड पूछा है यानी कि डुअल फंक्शन। तो कौन सी ऐसी डक्ट है जो डुअल फंक्शन दिखा रही है? ये कोविड के पहले का नीट क्वेश्चन है, दिस इज प्री कोविड नीट क्वेश्चन। बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स में कमेंट करो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। क्या आएगा यहाँ पे? यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होती है और सीमेन भी पास होता है, मतलब स्पर्म भी पास होता है। सो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स अकर इन डैश। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? ये नीट 2010 का क्वेश्चन है और 1991 में भी ये क्वेश्चन आया था। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी किडनी के पास प्रेजेंट होते हैं क्या ये? नहीं। हमारे पैनक्रियाज में होते हैं? नहीं। ओवरीज में होते हैं? नहीं। ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम है नर्स सेल्स। इज दिस क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। यस, ओके। वासा इफ्रेंशिया लीड फ्रॉम, देखो ये अपना टेस्टिस है, यहाँ पर अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इसके अंदर अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। आई विल ड्रॉ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इकट्ठे होके यहाँ पे बनता है रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस आगे जाके ओपन होता है वासा इफरेंशिया में। दिस इज वासा इफरेंशिया। तो वासा इफरेंशिया कहाँ से ओपन हुआ है? मैंने आपको बोला भी था कि ये नीट का क्वेश्चन है। वासा इफरेंशिया कहाँ से ओपन हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस बना, रेटेटेस्टिस से वासा इफरेंशिया, और वासा इफरेंशिया से बनेगा एपिडिडाइमिस। तो वासा इफरेंशिया किसके बीच में प्रेजेंट है? रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में प्रेजेंट है वासा इफरेंशिया। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट है? रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में। पर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया है, रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस का ऑप्शन नहीं दिया है। तो एपिडिडाइमिस से आगे जाके क्या बनेगा? वास डिफरेंस बनेगा। क्या बनेगा आगे जाके? वास डिफरेंस। So vasa efferentia connects epididymis to vas difference। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस। मतलब ये देखो ना, रेटेटेस्टिस से वासा इफरेंशिया निकला, वासा इफरेंशिया से एपिडिडाइमिस बना, और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस बना। ये सब किसके वजह से बना? रेटेटेस्टिस की वजह से। रेटेटेस्टिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रेटेटेस्टिस से इफरेंशिया, इफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। यस एवरीबडी? ओके, तो अब देखो मैं डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। जो बीच वाला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। इस वर्ड को तोड़ो और समझो। गैमेटो मीन्स गैमेट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, और मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस। टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये सब आपका क्विक रिवीजन हो गया। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। तो स्पर्म इज द मेल गैमेट, ओवम इज द फीमेल गैमेट, और ये जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस sperm by spermatogenesis that begin after puberty। मैंने अब भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस होता है। मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। और फीमेल्स में गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? बिफोर प्यूबर्टी। जब हमारी फीमेल एम्ब्रियो के फॉर्म में होती है तभी उसका गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। याद आया सबको? तो मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स। मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे जर्म सेल्स हैं। दीज आर माय जर्म सेल्स। इनको हम बोलते हैं मदर सेल्स।
अब ये मदर सेल्स क्या करेंगे, पहले ये माइटोसिस करेंगे और अपना बहुत सारा पॉपुलेशन बनाएंगे। तो ये जर्म सेल्स पहले माइटोसिस करने वाले हैं। ये देखो, ये जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स, इनको मदर सेल बोला जाता है। ये सबसे पहले माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। दे अंडरगो माइटोसिस। ये देखो, ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके ये बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। अब ये जो सेल्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, उनमें से कुछ सेल्स अपना साइटोप्लाज्म डिवीजन स्टॉप करके साइटोप्लाज्म की ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद होता है ग्रोथ फेज। मतलब पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे होता है ग्रोथ फेज। और जब हमारा एक सेल ग्रो हो जाता है, जब वो ढेर सारा खाना खा के उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो अब इस ग्रोथ वाले सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 44 प्लस XY। लेट मी राइट इट फॉर यू। यहाँ पर 44 प्लस XY सेल्स है और यहाँ पर भी 2n है ना, मतलब 44 प्लस XY डिप्लॉइड सेल है। इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज अवर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये दिखाएगा मियोसिस। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 होगा, जब मियोसिस 1 होगा तो आपका ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, जब मियोसिस 1 होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब 44 प्लस XY, दिस विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स। हमको यहाँ पे 2 हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, इसका हाफ 22, इसका हाफ 22। और ये जो X और Y है ना, दिस X एंड Y, ये भी डिवाइड हो जाएंगे। X यहाँ पे चला जाएगा और Y यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया मियोसिस 1। सेम चीज, डायग्राम सेम ही है। ये हो गया मेरा मियोसिस 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मियोसिस 2। हमने एक चीज पढ़ी है 11th में कि मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस होते हैं, 46 से 23 यहाँ हो गए, 23 यहाँ पे हो गए। दिस इज रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस 2 हो रहा है और मियोसिस 2 को हमने क्या पढ़ा है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस नहीं होंगे, जितने क्रोमोसोम्स नंबर हैं बस उसी का कॉपी बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 22 प्लस एक्स है ना, तो मुझे इसकी 2 कॉपी मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी मिलेगा 22 प्लस एक्स, यहाँ पे भी मिलेगा 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी 2 कॉपीज बनेंगी। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 22 प्लस वाई। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं दूर कर देती हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। 22 प्लस वाई, और यहाँ पे भी मुझे मिलेगा 20 ये एक्स है, 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस वाई। तो मतलब टोटल यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, यहाँ 23 है, यहाँ 23, यहाँ 23। इन दो स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है, इन दो स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम है। तो मुझे मिले मेरे 4 स्पर्मेटिड्स। मुझे क्या मिले यहाँ पर, 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्या मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर, 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये है मेरा स्पर्मेटोजेनेसिस वाला स्टेज, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब ये जो स्पर्मेटिड्स मिले हैं, दे आर नॉट मैच्योर। ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, दे आर इमेच्योर। ये कौन से स्टेज पे हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू। ये कौन से स्टेज में, अच्छा ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। ये जो स्पर्मेटिड्स है ये हेप्लॉइड है और ये दिखने में कैसे हैं, इमेच्योर। अब क्या होगा, मतलब ये मेरा एक स्पर्मेटिड है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 22 ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सो दिस इज माय न्यूक्लियस, ये मेरा स्पर्मेटिड है। इस स्पर्मेटिड के पास यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है, दिस इज गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी बॉडी। यहाँ पे इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे ऐसे सेंट्रियोल्स हैं, दिस इज सेंट्रियोल्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा गया, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब ये
अपना मैचुरेशन दिखाएगा, अब इसकी ग्रोथ होगी। ये जो मेरा स्पर्मेटिड बना है, नाउ इट विल शो ग्रोथ। तो अब ग्रोथ दिखाने के लिए इसको खाना चाहिए, और इसको खाना कहाँ से मिलने वाला है? सर्टोली सेल से, जो बेचारी कब से इंतजार कर रही है। तो अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे अपना खाना मांगने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट मी शो यू। ये जो मेरे सेल्स हैं, हाँ ये वाला डायग्राम, ये जो मेरे स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स देखो सर्टोली सेल से चिपक गए हैं। यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स है और ये स्पर्मेटिड है, दिस इज माय स्पर्मेटिड। तो ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं। जब ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल से चिपकते हैं, सी दिस इज सर्टोली सेल एंड दिस इज स्पर्मेटिड, ये मेरा स्पर्मेटिड है। जब ये सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज फॉर्म होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा का ब्रिज फॉर्म होता है, इसको इंटरसाइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं। ऐसे इनके बीच में एक ब्रिज कनेक्ट हो जाता है, और ये ब्रिज की मदद से क्या होता है, सर्टोली सेल का जो भी न्यूट्रिशन है वो स्पर्मेटिड के अंदर आने लगता है। और जैसे ही ये न्यूट्रिशन स्पर्मेटिड को मिलने लगता है, वैसे ही स्पर्म की बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। यानी स्पर्म का जो बॉडी है वो धीरे धीरे लंबा होने लग जाता है। इसकी बॉडी ऐसे धीरे धीरे ओवल शेप की होने लग जाती है, धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म लंबा होने लग जाता है, और धीरे धीरे इसका ऐसे टेल एक्सटेंशन होने लग जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे बीच में बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, वो सेंट्रियोल्स यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी थी, ये गोल्जी बॉडी ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ चला जाता है। तो ये जो मेरा स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड खाना खाता है और अपना स्ट्रक्चर बदल देता है। जब ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से खाना खा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ये एक ऐसा फेज है जहां पे हमारा जो स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल से खाना लेता है। क्या करता है वो? सर्टोली सेल से खाना लेता है और अपना स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट कर लेता है, स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है उसका। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, ये देखो ये स्पर्म मैच्योर हो गया है, तो अब ये हमेशा पूरी जिंदगी के लिए तो सर्टोली सेल्स का खून नहीं चूसेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म अपना जो सर है सर्टोली सेल से दूर कर लेगा। ये सर्टोली सेल से दूर होके इसका जो हेड है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में आ जाएगा। मतलब ये देखो, पहले जो हमारा स्पर्म है ये सर्टोली सेल के डायरेक्शन में, जब ये स्पर्म अपना डायरेक्शन बदलेगा और जब ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा, so detachment of sperm head from Sertoli cell is known as spermiation। तो यहाँ पे जब ऐसा प्रोसेस होगा, जब ये अपना सर हटाएगा, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा स्पर्मिएशन। क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ sperm head from सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स से अपना सर हटा लेना, क्योंकि अब ये मेच्योर हो गए, जितना खाना इनको चाहिए था उतना खाना इन्होंने ले लिया, तो अपना ये सर हटा लेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में आ जाएंगे। क्योंकि अब जब ये यहाँ आ जाएंगे तो इनको आगे भी तो जाना है, रेटेटेस्टिस में आना है, फिर एपिडिडाइमिस में जाना है, फिर वास डिफरेंस में जाना है। तो रिमूवल ऑफ द हेड, डिटैचमेंट ऑफ द हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस यानी टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स, एंड स्पर्मिएशन मींस रिमूविंग योर हेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया था अपना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया है, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो हमारी जो मदर सेल है, ये मदर सेल मियोसिस करेगी। मियोसिस करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहले माइटोसिस होगा, ऐसे पहले माइटोसिस होगा, फिर माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, ऐसे ढेर सारी मदर सेल्स मिलेंगी, और अब हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। ये देखो,
एवरी सेल विल हैव 46 क्रोमोसोम्स, एवरी सेल विल हैव 46। इसके पास भी 44 प्लस XY मतलब 46 क्रोमोसोम्स है, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। तो अब क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करना चालू करेंगी। ये देखो, ये अपने कुछ स्पर्मेटोगोनिया है, दे विल शो मियोसिस। क्या स्टार्ट हो रहा है इनमें, मियोसिस। ये देखो मियोसिस प्रोसेस चालू हो रहा है। सो ऐसे मियोसिस चालू होगा, मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट मियोसिस, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन डिवीजन। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, 46 क्रोमोसोम से 23 हाफ हाफ सेल्स मिले। इन सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान दो, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मुझे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहे हैं। दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज हेप्लॉयड। ओके, अब क्या होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 हेप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 सेल्स है, मतलब यहाँ पे भी 23 है और यहाँ पे भी 23 है। नाउ व्हाट विल हैपन, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल शो मियोसिस 2। अब यहाँ पे होगा मियोसिस 2, ये रहा मियोसिस 2। और अब मुझे इसकी 2 कॉपी मिलेंगी और इसकी 2 कॉपी मिलेंगे। इट विल गिव मी 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स, देख के बताओ, नीचे कमेंट करो। हर एक स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 22 प्लस x मतलब 23, 22 प्लस x 23, 23, 23। तो हर एक स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। तो इसका आंसर क्या आएगा, 23। अब ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट बनेंगे क्या, नहीं। ये जो स्पर्मेटिड्स है ये सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे और उनका खाना खाएंगे। दे विल गो टू सर्टोली सेल्स एंड दे विल शो स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला, और अब इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से इट विल गिव मी 4 स्पर्मेटिड्स। क्या मिलेंगे मुझे, 4 स्पर्मेटिड्स। ये अभी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स को खाना चाहिए, खाना लेने के लिए सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स and they are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation। मतलब क्या हो रहा है, ये मेरा सर्टोली सेल है, यहां से स्पर्म का सर चिपका हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब अपना सर हटाएगा, मतलब जब ये स्पर्म ऐसा हो जाएगा, इसका सर हट गया, ये देखो इसका सर हट गया, इट मूव्स अवे फ्रॉम द सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल से दूर हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हेड फ्रॉम सर्टोली सेल। जैसे आप जब बड़े हो जाते हो तो आप अपनी मम्मी की गोदी से उतर के नीचे चलने लगते हो ना, या जिंदगी भर के लिए मम्मी आपको अपनी गोदी पे बिठा के रखेगी। जब तक आप छोटे थे तो मम्मी की गोद में थे, बड़े हो गए तो आप खुद से चलने लगे, तो इसको भी कभी ना कभी सर्टोली सेल की गोद छोड़नी पड़ेगी। तो स्पर्म सर्टोली सेल का साथ छोड़ के आगे चला जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, फिर से रिवीजन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल्स की बॉडी में स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ अ स्पेशल हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, व्हाट इज द हार्मोन का लॉजिक, हार्मोनल कंट्रोल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मुझे स्पर्म्स बनाने हैं तो यहाँ पे क्या हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। देखो जब भी मुझे स्पर्म बनाने, प्यूबर्टी से स्पर्म बनना स्टार्ट होगा, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, मेल्स का जो हाइपोथैलेमस है, इट प्रोड्यूसेस GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा यहाँ पे, GnRH, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस से आया है, ये हार्मोन कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस से। अब ये GnRH हार्मोन कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स बनेंगे, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन। कौन से 2 हार्मोन्स बनेंगे, FSH एंड LH।
LH हार्मोन का काम क्या होता है? ये बनाता है लेडिक सेल्स। और हमने क्या पढ़ा था? लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है? फटाक से बताओ, हमने क्या पढ़ा था? What is the function of Leydig cells? Come on, tell me quickly. Leydig cells का क्या फंक्शन हमने पढ़ा है? Leydig cells का फंक्शन हमने पढ़ा है, ये बनाता है मेल एंड्रोजन, और इसी हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? स्पर्म डेवलपमेंट करता है, ये स्पर्म की ग्रोथ करता है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब बारी आती है एफएसएच हार्मोन की। एफएसएच हार्मोन क्या कराता है? ये सर्टोली सेल्स बनाता है। सर्टोली सेल्स के 3 फंक्शन बोले थे मैंने आपको। पहला फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। दूसरा प्रोसेस है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और तीसरा प्रोसेस है इनहिबिन हार्मोन बनाना। सर्टोली सेल्स के 3 फंक्शन है। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर में क्या होगा? स्पर्म को मैच्योर करेगा। सर्टोली सेल्स क्या करेगा? ये स्पर्म को मैच्योर करेगा, स्पर्म की ग्रोथ कराएगा, दैट इज स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? ये हमारे स्पर्म को हेल्प करता है एंड्रोजन हार्मोन के साथ बाइंड करने में। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग विद एंड्रोजन, ताकि स्पर्म डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा काम है इनहिबिन हार्मोन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या देखा? हार्मोन सिर्फ बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल देख रहे हैं कि हार्मोन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास बहुत सारे स्पर्म बन चुके हैं, देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्म बीइंग प्रोड्यूस्ड। हमारे पास जब बहुत सारे स्पर्म्स बन जाते हैं, स्पर्म्स डेवलप हो जाते हैं, तो अब हमें इस हार्मोन की जरूरत नहीं है ना। आपका खाना खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, पेट भर गया, तो अब और खाना मंगाओगे क्या थाली में? नहीं, नहीं तो खाना वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारे स्पर्म्स डेवलप हो गए हैं, तो अब हमें ना सर्टोली सेल्स की जरूरत है, ना लेडिक सेल्स की जरूरत है। तो ये इनहिबिन हार्मोन अब क्या करेगा? ये नेगेटिव फीडबैक सिग्नल सेंड करना स्टार्ट करता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये हाइपोथैलेमस को बोलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, बस अब मुझे और हार्मोन नहीं चाहिए। ये जो इनहिबिन हार्मोन है, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करने वाला है? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, बस अब और एफएसएच मत बनाओ। एफएसएच बनना बंद हो गया, ये देखो नेगेटिव सिग्नल मिला, तो एफएसएच बनना स्टॉप हो जाता है, तो सर्टोली सेल्स नहीं बनेंगे और स्पर्म डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज हो रही है। अगर आपके पास बहुत सारा स्पर्म डेवलप हो गया है, तो आपका टेस्टोस्टेरॉन भी नेगेटिव सिग्नल भेजता है। टेस्टोस्टेरॉन किसको नेगेटिव सिग्नल भेजेगा? इट विल सेंड नेगेटिव सिग्नल टू एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इट कैन ऑल्सो सेंड नेगेटिव सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। मतलब मुझे और एफएसएच एलएच हार्मोन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जितने स्पर्म्स चाहिए उतने सारे स्पर्म डेवलप हो चुके हैं। तर आता ह्या पॅरेग्राफ मध्ये काय दिलंय ते आपण बघूया। क्या दिया है हमें इस पैराग्राफ में? दिस इज, इफ यू रिकॉल, हाइपोथैलेमस, मतलब ये जो 2 हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। The increased level of GnRH act as anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 hormones, LH hormone and FSH hormone. LH hormone का क्या फंक्शन है? लेडिक सेल्स बनाएगा। FSH hormone का क्या फंक्शन है? सर्टोली सेल्स बनाएगा। तो LH hormone will act as Leydig cells and it will help in formation of testosterone, androgens, स्पर्म डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स का काम करता है, और सर्टोली सेल्स का काम है स्पर्म की ग्रोथ करना, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द स्पर्मेटिड्स, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द स्पर्मेटिड्स। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया है? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़े। यस, अब बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? ओके, तो अब अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा सा होता है, या ऐसे ही आपको नहीं दिखाई देगा। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। और स्पर्म के 4 अलग अलग पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। पहला पार्ट है हेड, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। सेकेंड पार्ट है नेक, दिस इज द नेक। थर्ड इज मिडल पीस, ये वाला पार्ट, दिस इज द मिडल पीस, ओके। और चौथा पार्ट है टेल, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो एक एक करके चारों पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं, जो दिया है वही पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला चीज क्या दिया है हमें? हेड पार्ट। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द स्पर्म, सी दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे लेबल दिया हुआ है तो अननेसेसरी नहीं लिखेंगे। आगे क्या दिया है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। स्पर्म हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि जहां पे हमारा डीएनए होगा, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। एंटीरियर मतलब क्या होता है, द टिप ऑफ द हेड। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, एक्रोसोम, इस एक्रोसोम की खासियत क्या है, ये कहां से बना है, ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बना है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्जी बॉडी। और इसकी खासियत ये है कि इसके पास ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स को हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। ये एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द एग मेम्ब्रेन। ये स्पर्म लाइसिन क्या करेगा, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ एग मेम्ब्रेन, यानी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो एक्रोसोम का एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका एग्जैक्टली क्या फंक्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये अपना एक्रोसोम है, ये अपना एग मेम्ब्रेन है। जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, एक्रोसोम में से एंजाइम्स निकलती है और स्पर्म आगे आगे बढ़ जाता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम, टू रिलीज एंजाइम्स व्हेन इट एंटर्स इनटू द एग, ठीक है, ओके। तो द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स जो ओवम के अंदर जाने में हेल्प करेगा। अब आती है बारी मिडल पीस की, पर नेक वाला रीजन देखो, नेक वाले रीजन की क्या खासियत है, यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब ऐसा मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल, और ये डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सियल फिलामेंट बना है। तो ये वाला डिस्टल सेंट्रियोल है जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। और ये डिस्टल सेंट्रियोल की खासियत क्या है, ये डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है एक्सियल फिलामेंट। क्या बनता है इससे, एक्सियल फिलामेंट। मतलब ये देखो अंदर ही अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये लेट मी ड्रॉ अनदर मार्कर, ये अंदर ही अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टल सेंट्रियोल है, इससे देखो एक लेयर बन रही है, इस लेयर को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। दिस व्हाइट कलर का लेयर इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट क्या करती है, ये टेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस एक्सियल फिलामेंट का काम क्या होता है, इस एक्सियल फिलामेंट का काम होता है इट सपोर्ट टेल, ये हमारी टेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। द मिडल पीस ऑफ पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो मिडल पीस वाला रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ प्रेजेंट होते हैं और दिखने में वो ऐसे स्पाइरल शेप दिखाई देते हैं। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं कि दिखने में वो स्पाइरल जैसे दिखाई देते हैं, स्प्रिंग जैसे ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन इज द एनर्जी सोर्स, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा स्पर्म स्विम कर सके। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, जिसकी मदद से स्पर्म की स्पीड बढ़ेगी और स्पर्म जल्दी एग तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर, ओके। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमको कि जब मेल्स फर्स्ट टाइम इजैक्यूलेट करते हैं, या मतलब जब मेल्स एक बार इजैक्यूलेट करते हैं, सो दे एक्चुअली रिलीज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं वो, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें से of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape। मतलब देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ, अगर हमारे स्पर्म ने मेल ने 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट किए, 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेटेड, तो इनमें से 60% स्पर्म्स का शेप और साइज अच्छा होना चाहिए, इसका शेप और इसका साइज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 40%, ये जो 60% है ना, इसमें से 40% स्पर्म्स जो हैं ये एक्टिव रहेंगे
और फीमेल के एग तक पहुंचेंगे. दे विल रिमेन एक्टिव एंड दे विल रीच टू फीमेल एग. At least 40% of these 60% they must show vigorous motility. Vigorous motility मतलब क्या होता है? Whiplash movement of the tail. Whiplash movement मतलब क्या होता है? देखो, कुछ स्पर्म्स होते हैं जो ऐसे ऐसे थकेले जैसे स्विम करते हैं, और कुछ स्पर्म्स होते हैं जो जाप जुप जाप करके स्विम करते हैं, सॉप सूप सॉप, और फटाक से एग तक पहुंच जाते हैं. तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं whiplash movement, फास्ट मूवमेंट ऑफ द टेल. यहां तक सबको समझा? ठीक है. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by accessory duct. देखो, ये अपना टेस्टिस है, आगे है क्या डायग्राम? नहीं, ये अपना टेस्टिस है, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल है. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ये टेस्टिस है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बने हैं, ये स्पर्म रेटेटेस्टिस के पास आएंगे. यहाँ पे रेटेटेस्टिस है. रेटेटेस्टिस से बनेगा वासा इफरेंशिया. दिस इज रेटेटेस्टिस, दिस इज वासा इफरेंशिया, और ये वासा इफरेंशिया आगे जाके बनाएगा एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से आगे जाके बनेगा वास डिफरेंस. तो देखो, ये स्पर्म रेटेटेस्टिस से वास इफरेंशिया के पास जाएंगे, फिर वास इफरेंशिया से एपिडिडाइमिस के पास जाएंगे, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस के अंदर जाएंगे. वास डिफरेंस से ये स्पर्म कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे सेमिनल वेसिकल के अंदर. दे विल कनेक्ट विथ सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल से बनता है, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज इजैक्युलेटरी डक्ट. इजैक्युलेटरी डक्ट के नीचे प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट है कॉपर्स ग्लैंड. फिर यहाँ पे आपका आ जाता है यूरेथ्रा. यहाँ पे आ जाता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाहर ये अपना पीनस वाला स्ट्रक्चर है. यस एवरीबडी. सो देखो, स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं? वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल के पास आए, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रा. तो ये हमारे स्पर्म की जर्नी है. स्पर्म ऐसे ट्रैवल करते हैं. सो दे विल ट्रैवल थ्रू एक्सेसरी डक्ट. एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस के पास जाएंगे. ये अपना एपिडिडाइमिस है ना, दिस इज अवर एपिडिडाइमिस, राइट. तो ये एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस के पास जाएंगे, फिर वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल के पास जाएंगे, और सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, ताकि उसका मैचुरेशन हो सके, उसकी मोटिलिटी इंक्रीज हो सके. द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म, इट कंस्टिट्यूट्स द सीमेन. ये मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था, जब मैं आपको ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, तभी मैंने आपको बता दिया था. सेमिनल प्लाज्मा को ही हम सीमेन बोलते हैं. सीमेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म एंड अवर अदर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. ये चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. The functions of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgens. तो ये जो भी हमारे ग्लैंड्स का फंक्शन है, ये फंक्शन कौन मेंटेन करके रखता है? एंड्रोजन हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. तो सबको यहाँ तक समझ में आया है आज का सेशन? आई होप आज का सेशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल का गैमेट डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दे रही हूँ होमवर्क करने के लिए. आपको उसका आंसर नीचे कमेंट करना है. जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका चैट पिन कर दूंगी. ठीक है. ये रहा अपना पहला एमसीक्यू. टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल? ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है. तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कौन से सेल से बनता है? दिस इज योर होमवर्क नंबर 1. होमवर्क नंबर 2, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ डैश. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आपको बस पलट के दे दिया है क्वेश्चन. So this is also PYQ. तो आई होप आपको आज मेरे साथ सेशन पढ़ने में मजा आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत ले रहे हैं. आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस बता रहे हैं, आपके लिए डिटेल लेक्चर लेकर आ रहे हैं. आपके लिए हमने शॉर्ट्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है. कम्युनिटी पोस्ट पे हमने एमसीक्यूज अपलोड करना स्टार्ट किया है. लाइव एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करने वाले हैं. तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो बच्चे नीट 2026 के एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके. I will see you all in next class. Till then, stay tuned and take care of yourself. Bye bye.